जय हिंद दोस्तों, ज्ञानतु पे आपका स्वागत है। और आज शुरुआत करते हैं एक गुड न्यूज के साथ कि ज्ञानतु पे आपके लिए रीजनिंग की क्लासेस और मैथ की क्लासेस भी शुरू हो चुकी है। तो बिल्कुल देर नहीं करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल से जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्या करिए, अपनी सफलता में चार चांद लगाइए, अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। तो जी हाँ दोस्तों, जो हमारी टीम है जो जिसमें कि अलग अलग सर के द्वारा, अलग अलग एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, चाहे वह मैथ की क्लासेज हो, चाहे रीजनिंग की क्लासेज हो, चाहे जीके जीएस की क्लासेज हो। तो आपको यहां पे कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस कवर करने का प्रयास किया जाएगा और बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आपका कोई भी प्रश्न मैथ का हो, रीजनिंग का हो या फिर जीके का हो, आपके परीक्षा में छूटने की संभावना बहुत ही कम है। तो जी हां दोस्तों, आइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। कहां पे जुड़ना है? ज्ञानतु.com और ज्ञानतु के YouTube चैनल पे जुड़ना है और क्या करना है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है और अच्छे से मेहनत करना है, अच्छे से प्रयास करना है। जी हां दोस्तों, चलिए आज शुरू कर रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 और इसके पहले हम लोग ऑलरेडी 6 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। तो चलिए बिना समय देर करते हुए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे और आज ज्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक जैसा रहने वाला है, मतलब इसको आप वन लाइनर जैसा भी समझ सकते हैं। तो चलिए, जिससे क्या होगा, आपका फंडामेंटल क्लियर होता चला जाएगा। तो हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं, पहले बेस बनाएंगे और वहां पे पिलर क्रिएट करेंगे, तब आपकी सफलता, आपका सक्सेस का जो है घर बनेगा, एक आशियाना बनेगा और इस सपनों को साकार करना है। जी हां दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नाम क्या बताना है कि प्रथम भारतीय महिला का नाम बताना है जिसने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। जी हां दोस्तों, 18 साल की आयु में, मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम जीत लिया था और यह साल था 1994। कौन सा साल था? 1994 का साल था जिसमें इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। जी हां दोस्तों, आप रील्स मूवी बहुत सारा इनका देख चुके हैं और देखते ही रहते हैं। चलिए, यह है करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा? सुष्मिता सेन। और हाल ही में ये लाइमलाइट में भी थे, कुछ न्यूज था इनके बारे में। तो यह करंट अफेयर्स की तरफ से भी या फिर ऐसे भी स्टैटिक जीके की तरफ से भी यह क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, पोस्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? यहां देखिएगा कि एक छोटा सा वर्ड है पोस्ट, लेकिन यह क्या है कि खेल से जुड़ा हुआ है। तो भारत या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रमुख खेल खेले जाते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, गोल्फ हो या किसी भी तरह का खेल हो, आपको क्या करना है, उससे जुड़े हुए कितने प्लेयर हैं, कैसा उसमें कौन कौन सा वर्ड यूज होता है, कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, उसको क्या करना है, आपको याद कर लेना है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए, पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित है? जूडो से होगा, क्रिकेट से होगा, बिलियर्ड से होगा या गोल्फ से होगा? तो छोटा छोटा वर्ड है और बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि क्रिकेट में आएगा कि फुटबॉल में आएगा कि कबड्डी में आएगा कि कहां आएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? गोल्फ। तो आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है इसमें और इसको थोड़ा सा रट्टा मारने की भी जरूरत है। चलिए, गोल्फ एक ऐसा खेल होता है जिसमें क्या होता है, बॉल होता है, क्लब होता है और क्लब का उपयोग करके क्या करते हैं, कोर्स में क्या करते हैं, गेंद में क्या जो है छेद होता है, होल होता है, उसमें क्या करते हैं, हिट करके उसमें क्या करते हैं, पिलाने या घुसाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यही गोल्फ है और यही पोस्ट कहलाएगा। चलिए, गोल्फ शब्द में क्या हो गया, गोल्फ जो है खेल है उसमें पोस्ट शब्द का यूज किया जाता है। किस शासक को घृणित कायर कहा जाता है? घृणित कायर शब्द जो है किस शासक के लिए यूज में लाया जाता है? तो समझिए, एक मुगल बादशाह है जिनका शासनकाल कब से कब तक था? 1713 से 1719 साल तक का शासनकाल था। एक मुगल बादशाह थे जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह फर्रुखसियर और हिंदुस्तान पे इनका शासन रहा था। इनको क्या कहा जाता है? घृणित कायर। अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है?
तो जितना भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं करीब करीब वन लाइनर टाइप का है। इसमें आपको क्या देखना है कि अनुसूचित जाति मिजोरम, लक्षद्वीप और पंजाब, अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, सबसे ज्यादा क्या पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला राज्य कौन सा होगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा हमारा, तो सही उत्तर होगा मिजोरम। सही उत्तर क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम क्यों हो जाएगा, क्योंकि लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो अब हम बात कर रहे हैं मिजोरम की, तो लक्षद्वीप कहां से आ गया, तो लक्षद्वीप जो है अनुसूचित जनजाति का जो जनसंख्या है 94.8% वहां पे है। ठीक है, 94.8% कहां पे है, लक्षद्वीप में। लेकिन यहां पे मिजोरम की बात हो रही है कि ठीक है, मिजोरम की बात हो रही है जिसमें कि क्या हो जाएगा कि वह केंद्र शासित प्रदेश हो गया। लेकिन यहां पे जब बात होगी मिजोरम की तो 91.8 है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके ऊपर क्या रख रहे हैं, मिजोरम को रख रहे हैं, क्योंकि मिजोरम राज्य की बात हो रही है, ना कि अनुसूचित ये ना कि क्या चीज की, केंद्र शासित प्रदेश की। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है, चलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 1 जनवरी या 8 अगस्त कब हुआ है, तो 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय कहां है, यह बहुत बार आपको भी बहुत याद होगा, यह एकदम इजी क्वेश्चन है जिसको आज हम लोग लेकर के आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके मेमोरी को रिवाइज करने के लिए। तो चुपचाप आराम से बिना टेंशन किए, बिना नोट पैड लिए, बिना लिखे हुए आपको क्या करना है, सुन लेना है और अपना जो आप पढ़े होंगे उसको बस निकाल लेना है, बस रिवाइज कर लेना है। चलिए 7 अप्रैल 1948 को क्या किया गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना किया गया। कब, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहां है, चलिए डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां है, स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय। चलिए इसमें कोई डिस्कशन की गुंजाइश नहीं है, ये आपको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, बिहार का सबसे गरीब जिला, बेचारा बिहार तो अपने खुद गरीब है, बेचारा बिहार तो खुद गरीब है, उसमें भी गरीब जिला को आपको निकालना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट, बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है वह सबसे कमजोर डिस्ट्रिक्ट, सबसे गरीब जिला कौन सा है, तो शिवहर और अररिया की बात हो रही है। शिवहर जिला सबसे गरीब जिला जो होगा वह होगा शिवहर, बिहार का सबसे जो गरीब जिला शिवहर, उसके बाद अररिया, जहां से क्या है, शिवहर में 19.6 क्या है, हजार इनकम है इनका। चलिए आगे अररिया में कितना है, 20.6, अररिया का 20.6 है और शिवहर का 19.6 है। ये अररिया हो गया और ये हो गया शिवहर का क्या हो गया 19.6 और अररिया का हो गया कितना, अररिया कितना हो गया 20.6। अगला है जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है बहुत ही बृहत योजना जो जीविका का लॉन्च किया गया बिहार सरकार के द्वारा, वह किस लिए है, इसका मेन पर्पस क्या है। जीविका का जो लॉन्च किया गया बिहार सरकार का जो पहल है जीविका को क्यों लॉन्च किया गया है, तो जीविका को लॉन्च किया गया है गरीबी उन्मूलन के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गरीबी उन्मूलन के लिए लिए क्या किया गया है, जीविका को लॉन्च किया गया। और जीविका क्या है, बिहार सरकार का उपक्रम है, बिहार सरकार का एक आजीविका का परियोजना है जिसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या किया गया है, सहायता प्रदान है। जीविका को किसने सहायता दिया है, वर्ल्ड बैंक जो है इसको सहायता प्रदान करती है। और इसका उद्देश्य क्या है, आप देखे होंगे, अपने गांव में देखे होंगे, अपने समाज में देखे होंगे, अपने पंचायत लेवल पे देखे होंगे कि जीविका कैसे काम करती है और जीविका से जुड़े हुए लोग कैसे इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, कैसे स्वावलंबी होते जा रहे हैं, कैसे उनके द्वारा बहुत तरह का रोजगार का क्रियान्वयन एवं सृजन किया जाता है और कैसे उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो बहुत सारा चीज आप अपने आंख से देखे होंगे, उसी के
के अनुसार उसी को देखते हुए आपका जो है यहाँ करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो जीविका बिहार सरकार का एक पहल है, इसका संबंध क्या चीज से हो जाएगा, गरीबी उन्मूलन से। तो जीविका के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसका डायरेक्ट क्या इंपैक्ट होता है कि गरीबी को हटाना है। और ज्यादा भागीदारी जीविका में किसकी है, महिलाओं की है। तो महिलाओं को सशक्तिकरण भी करना है, महिलाओं को सुरक्षा भी प्रदान करना है और स्वावलंबी भी बनाना है। चलिए, यह बिहार वर्ल्ड बैंक भी इसको क्या करता है, प्रोवाइड कर रहा है। चलिए, किस यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ से गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया गया? किसने क्वेश्चन आ रहा है, किसने यूरोपियन नील बागानों द्वारा किसान, चलिए शोषण की तरफ, यानी चंपारण आंदोलन की बात हो रही है। तो चंपारण आंदोलन कहां से शुरू हुआ था, बिहार से। और बिहार में गांधी जी को किसने बुलाया था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको जानते हैं कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी को किसने इनवाइट किया था, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा, नील बागान के मालिकों द्वारा किसानों का क्या किया जाता था, शोषण किया जाता था। तीन-कठिया प्रणाली आपको याद होगा, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए याद करिए, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ही वो एक ऐसे नेता थे या ऐसे क्रांतिकारी थे या स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ने क्या किया था, महात्मा गांधी को इनवाइट किया था चंपारण आंदोलन के लिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। चलिए, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? यह भी आता है, ये अक्सर क्वेश्चन क्या किया जाता है, देखा जाता है एग्जाम में, और यह बिहार से रिलेटेड एग्जाम है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मुस्लिम शासक था जो था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था प्रथम मुस्लिम शासक की बात हो रही है। प्रथम मुस्लिम विजेता की बात हो रही है, तो बख्तियार खिलजी का नाम आएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी कैसा था, एक तुर्क अफगान था, तुर्क अफगानी नेता था, सैन्य जनरल था, तुर्क अफगानी सैन्य जनरल था। और 1200 ईस्वी में, करीब करीब कब की बात हो रही है, 1200 ईस्वी में बिहार पर कब्जा किया था। 1200 ईसा पूर्व में, 1200 ईस्वी में बिहार पे कब्जा किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव या हरिदेव? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्य क्या है, नान्यदेव। नान्यदेव पहला आंसर हो जाएगा, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक हो जाएगा नन्यानदेव। नन्यानदेव 1097 ईसा पूर्व में, 1097 ईसा पूर्व में, 1097 ईसा पूर्व में क्या है, नान्यदेव। नान्यदेव कर्नाट वंश के संस्थापक थे, कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। और यह कौन से वंश थे, मैथिल वंश से थे। कौन से वंश से थे, मैथिल वंश से थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? कौन सी नहर प्रणाली है जिसमें बिहार में के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर या पूर्वी यमुना नहर? कौन सा एक नहर है जो बिहार में प्रमुख रूप से उसका काम सिंचाई के लिए लिया जाता है? चलिए आपको पता होगा, आप इसका फायदा भी ग्रामीण इलाकों में लेते होंगे। आपने देखा होगा कि कौन सी नहर प्रणाली है, तो त्रिवेणी नहर प्रणाली। त्रिवेणी नहर प्रणाली जो है उसमें बिहार के मैक्सिमम एरिया में जो नहर से अगर सिंचाई की बात होती है तो किससे बात होती है, त्रिवेणी नहर प्रणाली से। किसकी बात हो रही है, त्रिवेणी नहर प्रणाली। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है? राजनीतिक रत्नाकर, कौन सी बात हो रही है, रत्नाकर की बात हो रही है। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन से हैं? चंद्रेश्वर। चंद्रेश्वर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक रत्नाकर क्या है, तो बिहार और उड़ीसा में जो पब्लिश होता था या जो पेपर था या जो राजनीतिक रत्नाकर प्रकाशित किया जाता था, कब, 1924 में। 1924 में एक संस्कृत ग्रंथ है, एक संस्कृत ग्रंथ है और इसके लेखक है चंद्रेश्वर ठाकुर। चंद्रेश्वर ठाकुर है। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक चंद्रेश्वर ठाकुर है। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक जो बात आ रही है तो चंद्रेश्वर
ठाकुर हैं। और रिसर्च सोसाइटी जो थी बिहार और उड़ीसा की रिसर्च सोसाइटी के द्वारा 1924 में प्रकाशित किया गया था। सॉरी, बिहार और उड़ीसा की रिसर्च सोसाइटी के द्वारा 1924 में राजनीतिक रत्नाकर को क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। और चंद्रेश्वर ठाकुर इसके रचयिता है, इसके लेखक हैं। निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? चलिए बताइए, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 31 में, 44 में, 51 में या 55 में संथाल विद्रोह हुआ था? 55 और 56 में, डी में, डी नंबर हो जाएगा। 1855 से 1856 में संथाल विद्रोह हुआ था। और संथाल विद्रोह का शुरुआत कहां से हुआ था? तो उस समय बिहार और झारखंड एक ही था। और बिहार और झारखंड अलग कब हुआ था? कमेंट करके बताइए, बिहार और झारखंड अलग कब हुआ? उसके पहले क्या हुआ था? संथाल विद्रोह जो हुआ था वह राजमहल की पहाड़ियों से हुआ था। और इसका क्या किया था? संथाल जो जनजाति थी उन्होंने विद्रोह का बिगुल की फूका था। और किसके विद्रोह में? अंग्रेजों के विद्रोह में, और अंग्रेजों और जमींदारों के विरोध में यह संथाल विद्रोह किया गया था। और इसके प्रमुख नेता का नाम बताना है, कमेंट करके बताइएगा कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। चलिए, सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह किया था 1855 से 56 के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20 सदस्य, 35 सदस्य, 30 सदस्य, 40 सदस्य। कितने सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के लिए? बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? और ये नंबर अपने आप में क्या रखता है? महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका रखता है। इसलिए बिहार का जो एरिया है या बिहार जो है लोकसभा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। प्रधानमंत्री का जो गठन होता है या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन होता है, उसमें बिहार की भूमिका हमेशा बहुत ही उपयोगी साबित हो जाती है। क्योंकि टोटल 40 सदस्य चुन के जाते हैं। टोटल कितने सदस्य चुन के जाते हैं लोकसभा के लिए? बिहार से 40 सदस्य चुन के जाते हैं, इसलिए बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाता है। चलिए, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? अद्वितीय त्योहार कौन सा है? दीपावली, विशु, विनायक या छठ पूजा? समय भी सही चल रहा है, समय भी वही पर्व का चल रहा है और मौसम भी वही चीज का, क्वेश्चन भी वही है। तो चलिए करेक्ट आंसर बताइए, कौन सा अद्वितीय और प्रसिद्ध त्योहार है? और यह त्योहार किसके लिए किया जाता है? सूर्य भगवान की उपासना करते हैं हम लोग। साथ ही साथ उगते सूरज और डूबते सूरज की पूजा की जाती है। असफल व्यक्ति की भी और सफल व्यक्ति को भी सेम वैल्यू हम लोग देते हैं। चलिए, तो यह है छठ पूजा। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा छठ पूजा। और इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते हैं। और दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि क्या नया चीज, क्या नया सिलेबस या क्या नया टॉपिक हम अपने करिकुलम में आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए, आपकी सफलता के लिए हम ऐड करें, शामिल करें, ताकि आपको लाभ मिले। चलिए, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।